आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पाठ का नाम है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी मुगल काल में, देखते हैं। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धति में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम, अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। तो इस प्रकार से सामाजिक वर्गों में बंटा हुआ था मुगल काल में। आगे है, हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। और तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इनमें पेशेवर समूह भी शामिल थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्याप्त हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शान शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। तो ये था सामाजिक और धार्मिक आधार पर समाज कैसा था मुगलों के समय में, इसके बारे में हमने देखा। अब आगे है सांस्कृतिक समन्वय। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को, ठीक है। और गुप्त काल के बारे में हम कक्षा 6 की पुस्तक में देखेंगे। और मुगल काल को भारत में दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। आगे है स्थापत्य कला के बारे में। मुगल काल की स्थापत्य कला काफ़ी प्रसिद्ध है। देखते हैं क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं आगरे का किला दर्शाया गया है। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल बादशाहों ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी दर्शाया गया है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। आगे है, इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये शाहजहां द्वारा बांग्ला शैली में निर्मित आगरा किले का एक छज्जा दर्शाया गया है, जिसमें छतरी नुमा, ये देख सकते हैं आप, दर्शाया गया है। और जोधाबाई महल का छज्जा है, ये गुजराती शैली में बना है। आगे बढ़ते हैं। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली का, और ये अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा द्यूरा, एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये नक्काशी दर्शाई गई है चित्र में। एतमादुद्दौला का मकबरा है ये, और यहाँ पर पियत्रा द्यूरा को ताजमहल में दर्शाया गया है। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें भी देखने को मिलती हैं। कुरान की आयतें देख सकते हैं, यहाँ पर है, ताजमहल में दर्शाई गई है चित्र में। इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं।
मुग़ल कालीन जो इमारतें थीं उनकी विशेषता ये थी कि वो गुंबद बहुत विशाल होता था उनका, और मेहराब और दरवाजे ऊंचे चबूतरे होते थे। ये सब उनके काल की, मुग़ल काल की जो इमारतें थी उनकी विशेषता थी। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया था। आगे है, मुग़लों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी बनवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुग़ल बगीचे जैसे कश्मीर के निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहते पानी का उपयोग करना मुग़ल काल की विशेषता थी। ये देखिए शालीमार बगीचा लाहौर का यहाँ दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी। अब मुग़ल कालीन चित्रकारी कैसी थी देखते हैं इसको। चित्रकारी के क्षेत्र में मुग़लों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुग़लों ने अपनी चित्रकारी में, यहाँ देख सकते हैं चित्रकारी की गई है, दरबार दृश्य दर्शाया गया है अकबरनामा का, और यहाँ संगमरमर की जाली का प्रयोग जो है किया गया है, मुग़ल काल की ही देन थी। मुग़ल जो है मयूरी, नीले रंग और लाल रंग का अधिक प्रयोग करते थे। उन्होंने ऐतिहासिक रचना अकबरनामा और जो दूसरी पुस्तकें थी उनको भी चित्रों से सजाया, मतलब उनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। और आगे है, मुग़लों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। तैमूर घराने के राजकुमार सीसर से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको त्रिआयामी चित्र दर्शाया गया है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ मिली जुली संस्कृति थी। मंगोलों के घराने से भी मुग़ल का संबंध था, जैसा कि हमने देखा। मंगोल का वंशज था बाबर, तो वो सब मिला जुला के ये लोग अपनी जो है चित्रकारी करते थे। आगे देखते हैं, अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें आकृतियाँ अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थीं। यहाँ देख सकते हैं दर्शाया गया है। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। ये मंसूर द्वारा बनाया गया जेब्रा का चित्र है। आगे है, राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुग़ल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेमलीला, बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा। आगे है संगीत। मुग़ल कालीन संगीत कैसा था इसके बारे में देखते हैं। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। अकबर जो है, तानसेन कहाँ का प्रसिद्ध, ग्वालियर का था। ठीक है, ये इसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में हमने इसका नाम भी देखा था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम है। आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम हैं? 36। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। तो ये था संगीत मुग़ल काल का। आगे है साहित्य का विकास। मुग़ल काल में साहित्य कैसा था उसके बारे में देखते हैं। मुग़ल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुझके बाबरी। ये किस भाषा में थी? तुर्की में। इस काल में गुलबदन बेगम, ये
जो है हुमायूं की बहन थी, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रजनामा नाम से किया गया। महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया गया और किसने किया? बदायूनी ने किया। किस नाम से किया? रजमनामा नाम से किया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। आगे हैं यातायात। यातायात कैसा था? मुगल काल का, इसको देखते हैं। मध्यकाल में यातायात के लिए 2 साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जलमार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। तो ये था यातायात का साधन। अब है व्यापार। व्यापार कैसे होता था उसको देखते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हुई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए थे। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिला। आगे है, इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इसमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सूती कपड़ों के लिए गुजरात का पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर और बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव, ये सब जो है सूती कपड़ों में थे। और मलमल के कपड़े के लिए ढाका जो है, जो कि बांग्लादेश में आता है इस समय, वो प्रसिद्ध था। ठीक है, कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। साल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा हुआ था, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। ठीक है, इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा एवं अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी व घोड़े आयात किए जाते थे। तो ये सब जो है थल मार्ग से आते थे, मध्य एशिया, तिब्बत, अफगानिस्तान से। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा सा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है, जिसमें लगभग 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था माल। ठीक है, 40,000 बैलों के ऊपर माल लदा रहता था। तो ये बड़े काफिले के रूप में चलते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे। आगे है मुगल काल मूल्यांकन किया गया है। यहाँ पर संस्कृति पहले देखते हैं कैसी थी। मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में
भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव की शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वलीउल्लाह मुख्य हैं। इस काल में भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जबदार तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संत हुए। इसी काल में चैतन्य कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे और अकबर के प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व था। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर तथा दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। इसके पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। तो ये था धार्मिक संस्कृति कैसे जो है दोनों के बीच समन्वय हुआ और सूफी संत और जो है क्या बोलते हैं धर्मगुरु भक्ति संत, इन लोगों का जो है इन लोगों के प्रयासों से मुगल काल में जो है संस्कृति जो है धार्मिक संस्कृति जो है अच्छी थी। और आगे हम देखेंगे कि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी कैसी थी मुगल काल के बारे में। तो इसको देखते हैं। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों के नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, किंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की क्षमता को समझ नहीं पाए। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, तथापि उनकी यांत्रिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थी जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। तो ये फ्रांसीसी यात्री आया था बर्नियर, उसने लिखा है अपनी पुस्तक में। मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया लोहे सिर का लौह टाँप है ये, और ये बारूद रखने का मुगल कालीन बर्तन है। आगे है यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके बारे में हमने पिछले पार्ट में भी देखा कि पीछे रह रहे थे हम लोग। आगे है आर्थिक स्थिति। मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ। खेती बाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते थे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर जितना ही कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसके अनुसार देशी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे।
ठीक है। और जब वे माल तैयार कर लेते तो उसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। तो ये ददनी प्रथा ये थी कि जो कारीगर थे, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, जो व्यापारी थे वो कारीगरों को क्या करते थे, थोड़ी बहुत पूंजी दे देते थे और फिर जब वो माल तैयार कर लेते तो उनसे वो भी ले लेते थे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कारीगर जो है और कमज़ोर हो गए। और आगे देखते हैं, इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। तो इसके आगे का आपको पाठ 1 में कक्षा 8 की पुस्तक में विस्तार से मिलेगा। आगे हम देखते हैं क्या है, कुछ और भी जानिए दिया गया है। उस समय भारत में तोपखाने का आविष्कार, छापे खाने, प्रेस की बात हो रही है। उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसा और मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। आगे है, मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। वे सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। आगे है, कुछ शब्दावली दी गई है। छाप खाना यानी प्रेस, ज्योतिष, ग्रहों या नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी थी। और स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। दरगाह जो है सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक। तो ये था पाठ जो है 14, जिसमें हमने जो है मुगल कालीन संस्कृति के